हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल विंद कोचिंग क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। ओके, तो इसके पहले वाली वीडियो पे हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था सॉलिड हमारे दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमॉर्फस सॉलिड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। हमने इस पे डिटेल से आपको बताया था, डिटेल से चर्चा हुई थी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड को हम किस बेस पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पे हमने इसको अलग अलग बताया था, दो भागों में बांटा था, ठीक है, सॉलिड्स को। हमने इसके बाद आपको ये भी बताया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं, और इनका बेस क्या था हमने वहाँ पे चर्चा की थी नॉर्मल सी, कि इनके बीच में इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके बेस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम देखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जर्नली से नाम मैंने आपको वहाँ पे बताया था कौन कौन से आयनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, फिर इसके बाद कोवैलेंट सॉलिड्स हैं, और चौथा आप पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। तो हम वन बाय वन इन्हीं को डिस्कस करेंगे। यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख लीजिए, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो देखिए अब यहाँ पे हम किस बेस पे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, आपको मैंने वहाँ पे बताया था। हम यहाँ पे जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स लगता है, बाइंडिंग फोर्स लगता है, इसके बेस पे इसको क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में, ठीक है, आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पे लास्ट में मेटालिक सॉलिड के बारे में, मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है। चलिए पहला नंबर जो है हमारा आयनिक सॉलिड, इसकी बात करते हैं। हमारा जो पहला है तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक यानी आयंस, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, शब्द आयंस, यानी कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं NaCl, ये NaCl क्या होता है, जब इसको हम क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं तो ये आयंस के फॉर्म पे अलग हो जाता है, यानी Na पॉजिटिव हो जाता है, Cl निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे इस क्रिस्टल के, वो अब आयंस के फॉर्म पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि जो NaCl है उसमें ये किस प्रकार का सॉलिड है, ये तो आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये आयनिक सॉलिड है, ओके। तो इसको जल्दी से थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, किस तरह से आप इसको लिख पाएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। लिखने के लिए यदि आपको है कि आप मैटर लिखना चाहते हैं तो ये मैटर आपको दिख रहा है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं आपको। इसमें कह रहा है कि आयनिक सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर आयंस, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया, आयनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, और आयंस दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव आयंस हो सकता है या निगेटिव आयंस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जैसे NaCl, ZnCl2 ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे आपको इसके एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। चलिए जल्दी से चर्चा करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आप बता सकते हैं, दीज सॉलिड्स आर मेड ऑफ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन।
ओके, यानी कि जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन के मिलने से बनते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैरेक्टर हमारा। दूसरा, दिस सॉलिड्स हैव कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो आपके आयनिक सॉलिड्स होते हैं जैसे NaCl, अब ये NaCl दो अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी आयंस हैं, और ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कूलोम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कूलोम्बिक फोर्स लगता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बताएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दीज सॉलिड्स हैव हार्ड एंड ब्रिटल नेचर। देखिए कूलोम्बिक फोर्स के कारण क्या होता है कि जब ये आयंस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये काफ़ी रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हार्डनेस को शो करते हैं, लेकिन यदि इनको हम ऊंचाई से छोड़ दें तो ये ब्रिटल नेचर को भी शो करते हैं, यानी कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़ों के फॉर्म पे ये बिखर जाएंगे, ओके। तो ये कहलाता है इनका नेचर ब्रिटल का। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताएंगे, दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। कूलोम्बिक फोर्स होने के कारण इनमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट्स भी होता है। जैसे कि आप नमक को कभी डिज़ोल्व करके देखिए, यदि आप डायरेक्ट ठंडे पानी पे नमक को डाल के घोलते हैं तो काफ़ी लंबा समय लेता है, लेकिन यदि इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें फिर उसको घोलें तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ओके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपका आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका जो, यदि हिंदी में बात करें तो गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, वो हाई होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं इसी का, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ओके। जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कब, जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे नमक की बात कर रहे थे, NaCl की बात कर रहे थे, जब तक ये आयंस के फॉर्म पे नहीं होगा तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इसको हम क्या कर दें, इसको हम डिज़ोल्व कर दें, यानी इनके आयंस को हम ब्रेक कर दें तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर ये सिर्फ सॉलिड स्टेट पे ही होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल आयनिक सॉलिड के बारे में फुल डिटेल। आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, उनका एग्जाम्पल हमने बताया, उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे टाइप के सॉलिड को, यानी कि हमारा दूसरा नंबर जो सॉलिड है वो होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड की चर्चा करने से पहले इसके शब्द को समझिए, इसमें जो शब्द है उसी से ये डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, ओके। अब मॉलिक्यूल जब बात कर रहा है तो इसमें जैसे आप ले लें H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाया। तो इस तरह के कई सारे मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे और इनके मिलने से जो सॉलिड बनता है उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए ये लिक्विड स्टेट पे जब है, ये अभी लिक्विड स्टेट पे है H2O, H2O, इस तरह से कई सारे, ठीक है, H2O, लेकिन जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कैसा टेम्परेचर, निगेटिव, यानी कि इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, इसका तापमान हम डिक्रीज करते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और आइस क्या है, एक सॉलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आइस को किस प्रकार का सॉलिड कहेंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर सॉलिड किस पे आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आ रहा है। तो देखिए लिंक एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं, ओके। तो हम चलिए इसको डिफाइन करते हैं। आपको थोड़ा सा जर्नल समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स किसे कहेंगे और कब कहेंगे, जब मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फॉर्म पे क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, और उनके मिलने से जो आपका सॉलिड बने वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं जल्दी से। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको।
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हुज स्ट्रक्चरल यूनिट आर मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने आपको बताया ऐसे सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चरल यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आयोडीन ले लीजिए, आइस ले लीजिए, ठीक है, और मेथेन ले लीजिए। यहाँ पे मैंने अभी आइस के एग्जाम्पल आपको दे के बताया ही है। चलिए अब चलते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला कैरेक्टर आप बताएंगे दीज आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपके डेफिनेशन से निकल के आगे कैरेक्टर की ये मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं। दूसरा कैरेक्टर आप क्या बताएंगे, दीज सॉलिड्स हैव वॉन डर वाल्स फोर्स एज इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्सेस। यानी कि यहाँ पे एक बात और समझिएगा, यहाँ पे जो आपका फोर्स लगता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वो होता है वॉन डर वाल्स। ठीक है, ये जो वॉन डर वाल्स फोर्स है ये एक वीक फोर्स कहलाता है। ठीक है, वॉन डर वाल्स फोर्स काफ़ी वीक होता है, यानी कि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जैसे आइस को जब आप नॉर्मली रख देते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो पिघलने लगता है, यानी कि उनके बीच जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज होता जाता है। मतलब जैसे जैसे डिक्रीज होता जाता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं, इसकी वजह से आइस फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वॉन डर वाल्स फोर्स लगता है और ये फोर्स वीक फोर्स कहलाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आप बता सकते हैं दिस सॉलिड्स आर सॉफ्ट। ऐसे सॉलिड्स सॉफ्ट होते हैं यानी कि कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट को अब क्या कहेंगे आप हिंदी में, जो मुलायम होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे हमने लिया था आइस एक सॉफ्ट सॉलिड है। रीज़न क्या है सॉफ्ट सॉलिड कहने का, क्योंकि इसको हम आसानी से तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम, ठीक है, एग्जाम्पल पे आयोडीन हमने लिया, सोडियम को चाकू से काटा भी जा सकता है। ठीक है, वैसे तो होता सॉलिड है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन ये काफ़ी रिएक्टिव भी होता है, इसको नॉर्मल बाहर भी नहीं निकाल सकते, ये कैरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है ना। चलिए इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस सॉलिड्स हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। रीज़न मैंने आपको अभी बताया कि वॉन डर वाल्स फोर्स होने के कारण इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है, ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। इसके बाद आप बताएंगे नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है, दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं यह भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। ओके, जैसे आइस। अब देखिए आइस में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जब वो प्योर होता है। ठीक है, जब हम डिस्टिल वाटर से आइस बनाते हैं तब वहाँ पे ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। लेकिन जब इसमें कोई भी अदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तब यानी कि सॉलिड की स्टेट में ऐसा कह सकते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, जबकि लिक्विड स्टेट भी ये कर सकता है। ओके, ऐसा भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने आइस लिया था इसका। इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप के सॉलिड्स को देखते हैं। ये था हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, उसका डिटेल, उसके कैरेक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा कोवैलेंट सॉलिड्स, तीसरा है। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड्स यहाँ पे आपने पढ़ा होगा यदि 11th में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये एटम्स के बीच में लगते हैं। ठीक है, एटम्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वहाँ पे इसे हम कोवैलेंट फोर्स कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं नॉर्मली। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसे सहसंयोजी बंध भी कहते हैं। ओके, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको चलते हैं, अब आते हैं कोवैलेंट सॉलिड पे। तो कोवैलेंट सॉलिड को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो ये क्या होता है कि आप इसको डिफाइन करने के लिए बता सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स आर द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स आर एटम्स। पहली बात, ऐसे सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि इन एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों का
एटम से आदान प्रदान कर सके, ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम को दे सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का साझा कर सके। आप सीधा सीधा बता सकते हैं, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई भी सॉलिड है जिसका पार्टिकल ए है और दूसरा एटम ए है, ठीक है, ये दो एटम हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको शेयर करना, यानी एक दूसरे की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन ये लेते देते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, ये आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसकी वजह से इसकी और भी कैरेक्टर डिफाइन किए जा सकते हैं। चलिए, तो इसके कैरेक्टर की बात करने से पहले इसकी एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हमारे देखे जा सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के लिए। पहला आप बता सकते हैं डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है सिलिका। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं जो कैसे सॉलिड्स होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। आप डायमंड को आसानी से नहीं तोड़ सकते, ये विश्व का सबसे, यानी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है, आसानी से नहीं टूट सकता। ये रीज़न क्या है? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, चलिए इसके बाद इसकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स के कैरेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर आप यही बता सकते हैं कि दीज आर मेड ऑफ एटम्स। ओके, ये एटम्स के मिलने से बनते हैं। दूसरा कैरेक्टर आप बताएंगे दीज सॉलिड्स हैव कोवैलेंट बॉन्डिंग फोर्स एज इंटर पार्टिकल बाइंडिंग फोर्स, यानी कि दो एटम्स के बीच में, इनके बीच जो फोर्स लगता है, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड के कारण लग रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड एज अ फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है दोनों की। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो आप बता सकते हैं दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। अब ये बहुत हार्ड होते हैं, मैंने अभी बताया रीज़न क्या है, ठीक है। डायमंड को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तराशा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो कोवैलेंट सॉलिड्स हैं वो आपके जैसे ग्रेफाइट ले लीजिए। ग्रेफाइट को यदि आप काफ़ी ऊंचाई से छोड़ दें तो वो ब्रिटल यानी कि बिखर जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रिटल नेचर को भी शो करते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ डायमंड ही हम लें, हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं कोवैलेंट सॉलिड्स के, इसलिए भंगुरता को भी ये शो करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सिंपल सी बात है, जब एटम्स के बीच अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी हाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आप बता सकते हैं दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो कोवैलेंट सॉलिड्स भी होते हैं ये भी बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए और हीट के लिए, इनसे भी आप इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं करा सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा तीसरा नंबर का सॉलिड जिसे हमने कोवैलेंट सॉलिड कहा, इसकी प्रॉपर्टी को हमने जाना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप के सॉलिड को देखेंगे, जो चौथा है वो है हमारा मेटैलिक सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे मेटैलिक सॉलिड की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। मेटल आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, कई प्रकार के मेटल्स आपके अर्थ में पाए जाते हैं। तो इसमें से एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कॉपर, ठीक है। अब कॉपर में जो होंगे क्या होंगे, अब कॉपर जो बना है वो एटम से ही बना है, ठीक है। हिंदी में इसे धात्विक ठोस कहते हैं मेटैलिक सॉलिड को। तो धात्विक यानी धातु से क्या होगा, अब धातु जो होती हैं वो एटम से मिलने से बनती हैं, ठीक है। और एटम के मिलने से बनती हैं जब, जैसे ये ए और ये ए, ठीक है, दो एटम्स हो गए हमारे कॉपर के। अब ये कॉपर्स के बीच में एक क्या होगा, फोर्स भी लगेगा, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे से जुड़ाव रखेंगे, तो यहाँ पे एक मेटैलिक बॉन्ड बन जाता है। ओके, धात्विक जो है आप जो धातु के जो परमाणु हैं इनके बीच में एक क्या लग जाता है, फोर्स लग जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेटैलिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये मेटैलिक बॉन्ड एज अ फोर्स वर्क करता है हमारे ये जो आपके मेटैलिक सॉलिड्स हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बंध भी कह सकते हैं, आपका जो बॉन्ड है, बॉन्ड को हम हिंदी में बंध कहते हैं। ये हिंदी टर्म भी आप याद कर सकते हैं, कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आप कहेंगे मेटैलिक सॉलिड्स आर सॉलिड्स हुज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर मेटल एटम्स, यानी कि ऐसे सॉलिड्स जिनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, मेटल एटम्स होगा, वो मेटैलिक सॉलिड्स के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ले लीजिए कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, निकिल ले लीजिए,
एक्सेट्रा, मोरॉन, बहुत सारे ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं जो मेटालिक सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं इन्हीं मेटालिक सॉलिड्स की। तो पहला कैरेक्टर आप क्या बताएंगे कि दीज सॉलिड्स आर मेड ऑफ मेटल एटम्स, पहला आपका क्लियर है। दूसरा, इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, इन दिस सॉलिड्स इंटर पार्टिकल फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड। अभी हमने बताया कि जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं इनके बीच में एक मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो ये बॉन्ड के कारण ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ठीक है, मजबूती से एक दूसरे के साथ पकड़ रखते हैं। इसीलिए मेटल नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कोई भी ऐसे सामान बनाने में जहाँ पे कठोरता दिखानी हो हमें, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात करें तो आप बता सकते हैं देर रेंज फ्रॉम सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, यानी कि जो रेंज होती है काफ़ी सॉफ्ट से काफ़ी हार्ड तक जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम इज़ वेरी सॉफ्ट एंड ऑस्मियम इज़ वेरी हार्ड, ठीक है। हम मेटालिक सॉलिड की बात कर रहे हैं तो मेटालिक सॉलिड पे सोडियम भी आता है और ऑस्मियम भी आता है, ये दोनों सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन सोडियम कितना सॉफ्ट होता है कि जिसको आसानी से हम काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है, हाथ से तोड़ा जा सकता है। लेकिन ऑस्मियम है जो आसानी से नहीं काटा जा सकता, जिसके काटने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो इनका रेंज होता है मेटालिक सॉलिड्स का, वो काफ़ी लो से काफ़ी हाई तक होता है, सॉफ्ट से वेरी हार्ड तक होता है। ओके, ये बता रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं दे शो फ्रॉम लो टू वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अभी हमने बताया जब इनका रेंज वेरी सॉफ्ट से वेरी हार्ड तक हो रहा है तो भाई सिंपल है कि जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका भी रेंज लो टू हाई होगा, ठीक है। जैसे जैसे मेटल्स होंगे जिन उनकी प्रॉपर्टी होगी और वो अपना मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग शो करेंगे, ठीक है। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा और किसी का बहुत कम होगा। तो इस तरह से ये रेंज शो करते हैं। लास्ट में बात करें दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट हो रही है, जो भी वायर्स हैं वो सभी किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है। कॉपर का यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम के यूज़ करते हैं, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। यदि ये ना होते तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो पाती और जो हमारे आसपास ये बल्ब जल रहे हैं, ये हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, वो सभी में ये लगभग मेटल ही यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, एज आ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, और ये हीट को भी अच्छे से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये था हमारा मेटालिक सॉलिड। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा आज का होता है यहाँ पे ख़त्म। यदि इस टॉपिक पे कहीं पे भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इन सभी टॉपिक्स का जो आपको नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक को जाके वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसकी नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और हमने इसको बताया है कि हम किस तरह से इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, 1 बाय 1 हम इसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उसके बारे में चर्चा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।